मार्केट में अब जब हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में जो नए लोग आते हैं, नए लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं इंडस्ट्री में एज ए रियल्टर आते हैं, तो उनको क्या ऐसी स्किल है आज की करंट सिचुएशन के हवाले से जो आप रिकमेंड करेंगे? यार सबसे पहले ये स्किल तो सीखना आपके लिए मस्ट है अगर आपने इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। न्यू कमर्स जो होते हैं इंडस्ट्री में, उनका ये पेन पॉइंट होता है कि सर 15 विजिट करा दिए, कोई कन्वर्जन नहीं है, क्लाइंट आपका साथ चल तो रहा है बट ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा। हमारी जो इंडस्ट्रीज में लोग हैं पेशेंस बहुत कम है, तो ये भी एक स्किल है एक तरह का कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप रियल एस्टेट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद भाई और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री के एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ जियाउद्दीन अलीम साहब, जो कि एक मेंटोर भी हैं और रियल्टर्स भी हैं। जिया भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स, स्किल्स, मेंटोरशिप और रियल एस्टेट के फ्यूचर पर। ठीक, तो जिया भाई मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? देखें, मेरी एजुकेशन जो है वो यूके से है, तो व्हाइल आई वाज वर्किंग ओवर देयर एंड स्टडीइंग ओवर देयर, मैंने रियलाइज किया कि पाकिस्तान में जो चीज़ एक कामयाब हुई है थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट डिकेड्स, वो प्रॉपर्टी मार्केट है जो हमेशा ऊपर ही गई है, बूम पे ही रही। कभी ऐसा नहीं हो कि बहुत ही गिर गई या वो प्रोडक्ट खत्म हो गई। तो दैट थिंग मोटिवेट्स मी कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में काम करना है। तो बैक ऑफ द माइंड आई हैव रियलाइज कि मैंने आगे जाके व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूके तो मैंने रियल एस्टेट ही ज्वाइन करा। तो दैट वाज समथिंग के मोटिवेट्स मी, क्योंकि मैं पीछे का ट्रेंड पूरा चेक कर रहा था और मुझे आइडिया हो गया था कि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि कभी नहीं खत्म होगी और इसमें बूम ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मार्केट में अब जब हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में जो नए लोग आते हैं, नए लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं इंडस्ट्री में एज ए रियल्टर आते हैं, तो उनको क्या ऐसी स्किल है आज की करंट सिचुएशन के हवाले से जो आप रिकमेंड करेंगे? यार सबसे पहले ये स्किल तो सीखना आपके लिए मस्ट है अगर आपने इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। जी, बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्रीज में लोग हैं पेशेंस बहुत कम होता है, तो ये भी एक स्किल है एक तरह का कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप रियल एस्टेट नहीं कर सकते। क्योंकि फ्यू व्यूअरशिप बाद या फ्यू आप जब व्यू करा देते प्रॉपर्टी, उसके बाद लोग एक तरह से नाउम्मीद हो जाते कि तो सिर्फ हमारा क्लाइंट बाय नहीं कर रहा और हम इसको बेच नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें डिमोटिवेशन नहीं है, पेशेंस होगा तो आप कंटिन्यूटी रखोगे। तो ये एक सबसे मेन स्किल्स। चूंकि आप रियल एस्टेट पढ़ाते भी हैं जी और मेंटोरशिप भी आपकी साथ है, तो आप किस तरह मोटिवेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को या न्यू कमर्स को जब वो डीमोटिवेट हो जाएं या कंसिस्टेंसी को छोड़ दें, तो उनको किस तरह ट्रैक पे लाना या मोटिवेट करना? जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है अक्सर, क्योंकि जो हमारी अभी यंग जनरेशन जिस फील्ड में आ रही है उनमें ये पेशेंस काफी कम होते हैं। तो उनको रियलाइज करना पड़ता है कि देखिए ये भी एक सेल्स जॉब है, रियल एस्टेट इज आल्सो सेल्स जॉब एंड सेल्स जॉब इज अ रिजेक्शन जॉब एज वेल। तो उनको ये चीज रियलाइज करानी पड़ती है कि फॉरन ऑन वन गो आपकी डील नहीं हो जाती या क्लोजिंग नहीं हो जाती फॉर प्रॉपर्टी। इट टेक्स टाइम। ऑब्वियसली एक पर्सन, एक बायर जब एक महंगी चीज बाय करता है तो वो एक फॉरन डिसीजन नहीं लेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, सोचेगा, डिस्कस करेगा, मार्केट नॉलेज लेगा, उसके बाद जाके डिसीजन लेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप रियल एस्टेट ज्वाइन करते हो और आफ्टर वीक आपकी एक डील हो जाती है। हो भी सकती है लेकिन इट समटाइम्स इट टेक्स मंथ्स, फ्यू मंथ्स। तो इस तरह संभव हम उनको मोटिवेट रखते हैं और बताते हैं कि इस इंडस्ट्री के यही नॉर्म्स है और इसी तरह स्टार्ट होता है। अच्छा, नए जो स्टूडेंट्स होते हैं या न्यू कमर्स जो होते हैं इंडस्ट्री में, उनका ये पेन पॉइंट होता है कि सर 15 विजिट करा दिए, कोई कन्वर्जन नहीं है, क्लाइंट आपका साथ चल तो रहा है बट ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या वर्क फ्लो होना चाहिए कि हम क्लाइंट को किस तरह उनको गाइड करेंगे, क्लाइंट को किस तरह वो पहले फिल्टर करें जी बिफोर विजिटेशन, ताकि उनको पता हो कि वो किस शख्स के साथ, ये किस फैमिली के साथ चल रहे हैं और उसने आया वो इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी को फ्लिप करके लेने जाएगा, डिसीजन कब लेगा। तो ऐसी क्या की पॉइंट्स होने चाहिए कि वो उसकी वो स्ट्रगल जो है वो थोड़ा सी कम हो जाए और वो मोटिवेशन मिले उसको। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं लोगों को बिल्कुल बताता हूँ कि आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को ना इसकी पूरी डिटेल आपको बताओ। इसे कहते हैं केवाईसी, नो योर कस्टमर। एग्जैक्टली। तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि उसकी इंटेंशन क्या है, ही वांट्स टू लिव देयर और वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहा है, किस एरिया में ढूंढ रहा है, व्हाट्स द एग्जैक्ट प्राइस ब्रैकेट ही इज लुकिंग फॉर, तो तब तक आप उसको उस पर ज्यादा वर्किंग नहीं करें, मतलब उसको बुलाए नहीं फॉर विजिट्स। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फिल्टर होना चाहिए कि क्लाइंट का एग्जैक्ट बजट क्या है, वो बैंक लोन पे जा रहा है, इधर कैश पे जा रहा है,
इन्वेस्टमेंट कर रहा है या अपने रहने के लिए ले रहा है या रेंटल पर्पस के लिए ले रहा है, तो जब तक आपके पास ये पूरी नॉलेज नहीं होगी फॉर द क्लाइंट, आप उसको भले बहुत सारी चीजें दिखाओगे लेकिन वो कंफ्यूज रहेगा और आपकी वर्किंग मतलब ड्रेन चली जाएगी, क्या वो जाया हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि आपको अपने क्लाइंट की पूरी नॉलेज हो, ये पहले से आप सारी चीजें फिल्टर करके रखें। चलिए, ये तो हमने बात कर ली, इन्होंने वर्बली क्लाइंट के साथ एक डिस्कशन किया और उसको फिल्टर किया। यस, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इसमें किस तरह कर सकते हैं? जैसे हम देखते हैं कि आजकल चैटबॉट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि एक फिल्टर होके ही क्लाइंट आपके पास आ रहा है, मतलब 20 नहीं 30% तो फिल्टरेशन हो गई। तो इस तरह देखिए अभी काफी ज्यादा चैटबॉट भी है, एआई कॉलिंग्स भी है, रोबोटिक कॉल्स भी हो रही हैं, फिर एप्स भी कुछ ऐसी हैं बहुत सारे। देखिए जो हमारे पुराने रियल्टर्स हैं जब जिनके साथ मैंने शुरू किया था, वो अभी तक दे आर नॉट स्टिल वेरी कीन टू यूज द स्मार्टफोन। तो वो कहीं ना कहीं वो फिर ऑब्सोलीट भी होते जा रहे हैं, क्योंकि वो आप जब तक एप्स यूज नहीं करेंगे, लोकेशन एप्स हैं, व्हाट्सएप्स हैं और इस तरह की जो चैटबॉट अब जो करंटली चल रहा है, तो आप फिर उस ट्रेंड के साथ जो चेंज हो रहा है इंडस्ट्री में नहीं चल सकते। तो ये मल्टीपल एप्स हैं और ये हम अपनी ट्रेनिंग में, जब हम ट्रेनिंग भी देते हैं, मैं ट्रेनर एज अ ट्रेनर, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता भी रहता हूँ कि करंटली किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और हम किस किस तरह अपने काम को मजीद एफिशिएंट कर सकते हैं। चलिए भाई, आपने आजकल सुना होगा कि ना सिर्फ रियल एस्टेट में बल्कि हर इंडस्ट्री में डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जी डाटा की बुनियाद पे आप फैसले करें, उसके अप्स एंड डाउन्स देखें, क्या था माजी में, आज क्या है और क्यों है और कैसे है। इसी की अगर हम रियल एस्टेट के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ एक कन्वेंशनल तरीक़ाकार भी चला जा रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं कि जी कम्युनिटी बेसिस पे भी और फैमिली में कि जी चूंकि मेरे कज़न ने प्रॉपर्टी ली थी, उसको 2 के 2.5 हो गए तो मैं भी उसी के पीछे भेड़ चाल में चल गया। तो डाटा वर्सेस वर्ड ऑफ माउथ, आप क्या देखते हैं कि ये दोनों साथ चलने चाहिए, और अगर चलने चाहिए तो इनको किस तरह लेके चले कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि नुकसान का बायस बने? देखें, इन दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं दोनों बातों के। जो आप वर्ड ऑफ माउथ की बात करें, उसमें कम्युनिटी सिस्टम ज़्यादातर इस चीज़ को फोकस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोरी कम्युनिटी है या आखानी कम्युनिटी है, तो इनके स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। तो ये अगर इनको कोई एक मेंबर ले लेता है उस एरिया में, तो दूसरा मेंबर भी वो फोकस करता है कि उसी एरिया में, क्योंकि ये कम्युनिटी वाइज अपने लिविंग को कंटिन्यू करते हैं। ये अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड नहीं होता। अगर आप मोस्टली भी देखें कराची में, तो ये जितनी इस तरह की कम्युनिटीज हैं, ये इस पे ज्यादा फोकस करती हैं। और ऑब्वियसली अगर किसी एक आम बंदे को भी अगर बेनिफिट होता है किसी प्रॉपर्टी में, या उस एरिया की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उसको लग रहा है, तो वो अपने दोस्त को भी रेफर कर देता है। जो वर्ड ऑफ माउथ की आप बात करें, क्या मैंने यहाँ लिया था कि द पास उस वक्त ये उस वक्त प्राइस था, इस वक्त यहाँ का मार्केट रेट यहाँ तक पहुंच गया, तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट हो गया और वो उस बेनिफिट को आगे भी कंटिन्यू अपने फ्रेंड्स सर्कल में देना चाहता है कि भाई दूसरे भी उससे फायदा होगा। तो ये चीज इज नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक हर कोई चाहेगा कि एक अच्छी चीज जो ले ली गई है उसको वो कंटिन्यू करें। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर हमने कम्युनिटी की बात करें तो एक तो वो हो गया कि जी कम्युनिटी डोमिनेटिंग एरियाज हो गए, जी दिल्ली वाला, मेमन, बोरी, वो अपने एरियाज से नहीं निकलते। मोस्टली ये होता है कि वो अपनी एक ही जगह पे रहना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो होता है। एक जो मेरा सवाल का एक हिस्सा है कि जी हम वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहे होते हैं कि जी मुझे पता चला जिया भाई ने DHA में 5 करोड़ का प्लॉट लिया था, आज वो 5.5 या 6 का हो गया है। जिया भाई मुझे उस वक्त बता रहे जब 6 का हो गया, जिया भाई ने जब लिया था उस वक्त नहीं बताया। अब मैं उसी भेड़ चाल में उनको फॉलो करने के लिए चला गया, बजाय दाएं बाएं देखे बगैर कि जी 5.5 से 6 और 5 से 5.5 क्यों हुआ, क्या ये हायर प्राइस है, क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों में, जो चाहे वो स्टॉक हो, प्रॉपर्टी हो, बहुत ज़्यादा वो उसको वो करते हैं, ड्राइविंग सीट पे होती हैं ये सारी चीज़ें। तो क्या आप नहीं समझते कि इन सिनेरियो में हमें डाटा पे ज़्यादा रिलाय करना चाहिए इंस्टेड के जी एक वर्ड ऑफ माउथ पे, कि नहीं जी एक ने कमा लिया तो मैं भी इसमें कमाई? ऐसे देखिए, हर किसी का अपना एक परसेप्शन है सोचने का। तो कोई ये सोचता है कि भाई एक डाटा ड्राइवन जो डाटा है वो कोई एक अननोन बंदा भी दे रहा होता है, जैसे एक रियल्टर भी दे रहा होता है, तो वो कभी कभी बंदा उस पर ट्रस्ट कर लेता है, कोई कोई नहीं भी करता है। जैसे अगर मैं किसी को अपना डाटा बता रहा हूँ कि इस एरिया की मार्केट बढ़ सकती है, इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नया आ रहा है, तो आप इस एरिया में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर उसको कोई फ्रेंड या सर्कल या कोई रिश्तेदार उसको बोल देता है कि हाँ यार ये एरिया बेहतर है, तो आई थिंक वो उससे भी कन्विंस हो जाता है।
तो इट डिपेंड्स कि वो बंदे किस तरह का माइंडसेट रखा है। डेटा के डिसीजंस में आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। बिल्कुल नहीं होता एग्जैक्टली। दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा होता है कि जी इसने ये कमा लिया है। एग्जैक्टली वो भेड़ चाल वाला है। जी तो हमें उन दोनों को का कॉम्बो बना के चलना चाहिए कि जी ये भी है और ये दोनों भी का है कंपैरिजन और इसकी लिस्ट करें। जो राइट इन्वेस्टर होगा या राइट बायर होगा वो दोनों चीजों को कंसिडर करेगा, एनालिसिस बनाएगा कि किस एरिया में कितनी मार्केट कितने टाइम में ऊपर नीचे हुई है, तो उस हिसाब से ऊपर डिसीजन मेकिंग करे। क्योंकि देखिए इट्स नॉट अ रैश डिसीजन प्रॉपर्टी बाय, आपको काफी ज्यादा इसमें डिसीजन में टाइम लगता है, सोचते हो डेफिनेटली एक महंगी चीज है, उस हिसाब से डिसीजन लें। इसलिए कि देखिए बहुत से लोग होते हैं जो वंस इन अ लाइफ बिल्कुल ये होता है उनके पास ये डिसीजन का ऑप्शन आता है कि उन्होंने अपने लिए घर बनाना है। हम इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे, वो तो साल में 2-4 ट्रांजेक्शन करके ऊपर नीचे करके निकल जाता है माइनस प्लस होकर। लेकिन जिसने अपने बच्चों के लिए या अपने लिए घर बनाना है तो वो बहुत उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन बिल्कुल जरूरी है। चलिए हमें बताएं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप का कौन सा ऐसा फेज आया जिसको आप कहेंगे बड़ा मुश्किल फेज था, चाहे वो मार्केट के हवाले से हो या पर्सनल एफर्ट्स के हवाले से हो, आपने कहा यार किस मुसीबत में फंस गया, गलत जगह आ गया, देखिए और कैसे निकले फिर? यस इट्स अ गुड क्वेश्चन। और ये न्यू जो रियल्टर्स आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा एक बनेगी स्टोरी के या इस तरह स्टार्ट होता है। देखिए स्टार्टिंग में आप कोई भी जब भी आप एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ स्टार्टअप भी अगर आप इसको बोलते हैं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रगल पीरियड देना पड़ता है। बैक इन 2017 मैंने ज्वाइन रियल एस्टेट, तो मुझे भी एक फेज देखना पड़ा। ऑब्वियसली इसमें कोई फिक्स इनकम नहीं होती थी, अब तो खैर सैलरीज वगैरह होती है, बिल्डर्स देते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं होती थी। तो वो 6-8 महीने साल थोड़ा सा रहा, थोड़ा क्रंच पे कोविड का भी टाइम आने लगा था, तो वो एक फेज गुजरा था थोड़ा सा हार्ड। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एक डिसीजन ले लेते तो स्टिक टू दैट और उसमें फिर आप कोशिश करते हैं विद कंसिस्टेंसी, तो उसमें फिर आपको उस चीज से आप बाहर आ जाते हो उस फेज से और फिर आपकी चीजें मल्टीप्लाई होने लगती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। एक इसमें उन लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन है जो 4-6 महीने से मैं चीजें नहीं निकल रहे होते। अच्छा हम बात करते हैं प्रॉपटेक की। आपने विटनेस किए हैं हमारे पिछले 4 कन्वेंशन और अभी हमारा अपकमिंग इवेंट जो होने जा रहा है जनवरी 22, 23, 24 को 2026 में, तो हॉल 3 में हम होंगे, प्रॉपर्टी एशिया और प्रॉपटेक कन्वेंशन साथ में। तो आप समझते हैं कि इन 4 साल में जितने भी हमने ये कन्वेंशंस किए, क्या हम कोई नॉइज क्रिएट कर सके इंडस्ट्री में, हमारे कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है, लोगों को कुछ उसमें बेहतरी नजर आई, लोगों के रवैयों में बेहतरी नजर आई? देखिए ये जो आपका कन्वेंशन मैंने लास्ट में अटेंड किया था आपका कन्वेंशन, तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ था। क्योंकि एक्सपो में जो आप जितना ज्यादा आप लोग उस चीज को मार्केट करते हो, फिर आपने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की जो रियल एस्टेट में आ रही है, आपने बिल्डर्स के ऊपर भी काफी डिस्कशन किया, सीआरएम्स के ऊपर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ये कि इसकी स्टडीज और इस प्रॉपटेक का जो रीजन है वो भी बढ़ रहा है, और फिर जो टेक्नोलॉजी हम ऐड कर रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर उसको भी काफी ज्यादा आप अवेयरनेस क्रिएट करो कि किस तरह की एप्स और किस तरह के सीआरएम्स हम यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज है, लोगों बच्चों में भी, लोगों में जो बिल्डर्स है उसमें भी एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं स्टडी के हवाले से भी और काम करने के हवाले से। इसमें हम रीड को भी देख सकते हैं कि बहुत से बिल्डर्स हमारे कम्युनिटी के उनको आइडिया नहीं था कि रीड है क्या, रीड की एक अवेयरनेस भी क्रिएट की हमने। अच्छा इस साल हम एक चेंज ये देखते हैं कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो होम फाइनेंसिंग की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल में नहीं था, इसलिए कि कैबोर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर था। बिल्कुल इसमें हमारे पास चैलेंज ये आता है कि बैंक तो उसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करता है जो कि वेटेड प्रॉपर्टी हो, जिसके पीछे कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, और मार्केट में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं। हमारे यहाँ पोर्शंस के सिलसिले हैं और ये सारे सिलसिले हैं। तो उस सिलसिले में हमें क्या एक इंडस्ट्री को मैसेज देना चाहिए कि यार आप आओ, सही है, जो होना था हो गया, आके थोड़ा सा वे आउट तो यही है जो एक क्वेश्चन होता है ना बिल्डर का कि मेरा माल कैसे बिकेगा, तो उस माल बेचने के पीछे आपने भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है जी, मास्टर को देना है। देखिए क्रेडिट लैंडिंग्स जो है जो बैंक्स करता है, जैसे मॉर्गेज फाइनेंसिंग है, तो ये उसका एक प्रोडक्ट है, तो वो इसको काफी ज्यादा इस पे फोकस भी रखता है क्योंकि वो काफी ज्यादा लैंडिंग्स होती है, उनको काफी ज्यादा इनकम जनरेट होती है। तो वो तो कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रेडिट पे या लीज पे उनको टारगेट्स दिए एक साल में इतने मिलियंस अपने सेक्टर में अपने लगा। बिल्कुल, और बहुत से जो खासतौर पे एम्प्लॉइज एज अ बैंकर होते हैं तो उनको भी एक बेनिफिट होता है, उनको मार्कअप कम देना पड़ता है एज एन एम्प्लॉय, तो वो उस चीज को काफी अवेल करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट भी, विच इज द राइट थिंग आई थिंक, तो वो उस चीज को यूज करते हैं।
अच्छा, बिल्डर एंड से जो ये डॉक्यूमेंटेशन का इशू आता है, तो बहुत सारे बिल्डर्स ये कंप्लीशन प्लान नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी वैसे ही सेल आउट हो जाएगी, तो वो इतना बॉदर नहीं करते कि वो कंप्लीशन प्लान भी लें। लेकिन मुझे लगता है कि वो लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर अभी फर्स्ट बायर को तो चलो आप बेच देते हो, वो तो बुकिंग पे ले लेता है, वो तो इंस्टॉलमेंट पे करता है। लेकिन जो सेकंड बायर होता है वो कहीं ना कहीं अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो तो बैंक फाइनेंसिंग कराएगा, और बैंक फाइनेंसिंग उसके लिए भी ईजी हो जाएगी पे करना, तो आपकी प्रोडक्ट की रीसेल भी बढ़ जाती है अगर आपके यहाँ बैंक फाइनेंसिंग हो सकती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने लीज नहीं कराया होता और वो उन्होंने कंप्लीशन प्लान भी नहीं लिया होता। एक और इशू ये भी आता है कि बिल्डर अपना लीज इसलिए भी नहीं करता क्योंकि वो उसका जो ट्रांसफर फीस होती है वो चार्ज करता रहता है एवरी टाइम जब भी प्रॉपर्टी सेल करता है, तो वो इसलिए भी थोड़ा डिले कर देता है इस प्रोसेस को कि भाई जितनी ज्यादा उसकी रीसेल हो रही है प्रॉपर्टी, वो उससे ट्रांसफर फीस लिए जा रहा है। तो खैर, लेकिन ये कि करानी चाहिए ताकि बैंक फाइनेंसिंग ईजी हो जाए इस प्रोसेस। अच्छा जी भाई, आखिर में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी मार्केट की, और फ्यूचर ट्रेंड्स के हवाले से भी बात की, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आपकी बहुत सारी इसमें वैल्यूएबल आपने चीज़ें ऐड की, और मैं अपने लिसनर्स से भी, व्यूअर्स से भी उम्मीद करता हूँ कि उनकी चीज़ पसंद आई होगी, और आइंदा भी हम उनके साथ इस तरह की चीज़ें मार्केट की साथ शेयर करते रहेंगे, और हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और हम एक लिंक भी शेयर कर देंगे नीचे ताकि वो श्योर उस पे से ही आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।